हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी की PY की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ले रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के संबंध में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे जो PYQ में आए हुए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि पिछले एक दशक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले एक दशक में भारत और श्रीलंका के व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। और तीसरा, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया के व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार भारत का नेपाल रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि भारत और श्रीलंका का अगर हम व्यापार देखें पिछले एक दशक में, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें ग्रोथ तो लगातार हुई, इसमें ग्रोथ तो हुई है, करीब 9% की ग्रोथ है पिछले एक दशक में। देखिए, जो हम एक दशक की बात कर रहे हैं तो 2020 से पहले के एक दशक की बात कर रहे हैं, तो 2010 से 20 के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसमें 9% की ग्रोथ जरूर हुई है, लेकिन सतत वृद्धि कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम अगर देखेंगे, ईयर वाइज एनालिसिस करेंगे, तो हम पाएंगे कि 2012-13 में और 2016-17 में भारत और श्रीलंका का ट्रेड नेगेटिव रहा है। तो लगातार वृद्धि नहीं हुई है, यह स्टेटमेंट गलत है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। देखिए, भारत जो बांग्लादेश है बेसिकली वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जैसे सूत के धागे, है ना, जो कपास के रेशे होते हैं और जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, इन सब का, रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो इस वजह से हमारे इनके बीच में जो ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा कपड़ा और कपड़े से बनी चीजों का ही होता है। पिछले 5 वर्षों में, तीसरा पॉइंट है, दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। देखिए, भारत का अगर हम सबसे बड़ा व्यापार साझेदार की बात करें साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, तो वह नेपाल नहीं रहा है। ठीक है, जबकि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार साउथ एशिया में अगर हम देखें तो वो बांग्लादेश है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, आप 2 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में से संबंधित है? कच्चा तेल, बहुमूल्य धातु, दुर्लभ मृदा तत्व या यूरेनियम। देखिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये एक फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल है। ठीक है, ये कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड है। अलग अलग ग्रेड के कच्चे तेल आते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन ग्रेड्स में आता है आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके सिवा और भी ग्रेड होते हैं, जैसे कि दुबई क्रूड ग्रेड होता है, ब्रेंट ग्रेड होता है। तो ये जो आपका WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल है, इंटरमीडिएट है, ये वास्तव में इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है और इसी वजह से इसको स्वीट क्रूड भी कहा जाता है, स्वीट क्रूड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो सल्फर की मात्रा होती है वो 0.24% से 0.34% के बीच में होती है। तो ये बेसिकली कच्चे तेल की एक फाइनेस्ट वैरायटी है, आप इसमें ए लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यापार संबंधी निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणामात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट यह है कि ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित है। तीसरा, विदेशी निवेश के विनियमन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो ट्रिम्स है वो उसके अंतर्गत आयात पर परिणामात्मक निर्बंधन निषिद्ध होंगे, यानी कि लागू नहीं होंगे। तो ट्रिम्स समझौता जो है वो WTO की प्रेमाइसेस में आता है और इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यापार संबंधित निवेश उपाय हैं वे उसके अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो गैट में नियम लागू नहीं हो रहे थे वो इसके लिए भी निषिद्ध होंगे, जो कि मात्रात्मक उपायों के लिए है। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं
दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। तो यहाँ पर यह कहना गलत है, क्योंकि जो ट्रिम्स है वो वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर तो लागू होता है, लेकिन सेवाओं पर नहीं लागू होता। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट आपका गलत है। पॉइंट नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यह विदेशी निवेश के विनियमन से संबंधित नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो गैट है, जो गैट के समझौते हैं, वे विदेशी निवेश के नियमन से कोई संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि वर्तमान टैरिफ और व्यापार दर के समझौतों पर बात करते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। आप इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शंस हैं आपके IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनाइटेड नेशंस व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। देखिए, जो आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वह विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट वार्षिक तौर पर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यह एक प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण से विश्व के देशों की रैंकिंग करती है। ठीक है, तो इसमें आप विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगा दीजिए, यही इसका सही जवाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको प्रकाशित करता है वार्षिक स्तर पर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? देखिए, चावल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, और इस फूड ग्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा निर्यातक है चावल का। ठीक है, जो भारत के सिवा अन्य देश हैं उसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, लेकिन भारत जो है वो चावल का एक बहुत बड़ा निर्यातक रहा है। तो अगर पिछले 5 वर्षों की अवधि में देखें, और ये 5 वर्ष का संदर्भ हम 2019 से लिए हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों से के ऋणी होने के द्वारा है। दूसरा, भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। देखिए, जो विदेशी संस्थागत ऋण होते हैं वे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विदेशी ऋण सरकार के द्वारा लिए जाए। जो विदेशी ऋण है उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं जो लेते हैं। ठीक है, इसमें निजी व्यवसाय भी आते हैं, है ना, गैर सरकारी संस्थाएं भी आती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सारा का सारा विदेशी ऋण या अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों द्वारा लिया गया है या तत्वों द्वारा लिया गया है, तो ये कहना सही नहीं है। ठीक है, जबकि अधिकांश निजी ऋण जो है वो निजी संस्थाओं और NGO के द्वारा लिए जाते हैं। तीसरा यह है कि भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। तो ये कहना भी गलत है कि भारत की जो लोन है फॉरेन का, जो विदेशी ऋण है, उसका एक जो है बड़ा पार्ट US डॉलर के मूल्य वर्ग में तो जरूर है, लेकिन US डॉलर के बाद भारतीय रुपए में भी, SDR के रूप में भी, येन और यूरो के रूप में भी भारत ने एक बड़ा अमाउंट में लोन ले रखा है। तो ये कहना कि केवल सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है, पूर्णतः गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो आप इसमें डी लगाइए, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि एशियन जो है वो एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। नंबर 2, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। और तीसरा, AIIB में भारत से बाहर का कोई सदस्य, एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जो कि विकास के लिए और संरचनात्मक विकास के लिए फंडिंग करता है, लोन देता है। ठीक है, ये बेसिकली जो संरचनात्मक विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो, इसका क्या कहते हैं, स्लोगन है। ठीक है, I40
इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके जो पॉइंट्स कहे गए हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि इसके 80 से अधिक सदस्य हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। इस एशियन अवसंरचना बैंक में वर्तमान में अगर हम इसकी वेबसाइट को देखते हैं तो 106 देश सदस्य हैं, जिसमें से 92 पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। एआईबी में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें जो है चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। करीब 26.41% का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। तो भारत सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं है, चाइना इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। और इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य देश नहीं है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। कई सारे ऐसे देश हैं जो एशियाई देश नहीं हैं, लेकिन वे इसके सदस्य हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कतर, साइप्रस, ये सारे देश जो हैं इसके सदस्य अवश्य हैं। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आप इसमें केवल 1 लगाएंगे, यानी कि ए लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर करार करने का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। दूसरा, केंद्रीय व राज्य सरकारों की आधारित संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। तीसरा, रुपए 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करना। चौथा, डी पार्ट ये कह रहा है कि रुपए 50 करोड़ या उससे अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों, स्ट्रेस्ड असेट का जो सह संघ उधारी कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत आता है, उसका तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए, जो आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, ये बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर किया है। और वो बेसिकली उन संपत्तियों के लिए है जो एनपीए हो रही हैं, दबाव युक्त परिसंपत्तियां हैं, उनकी वास्तव में कैसे सॉल्व किया जाए उस समस्या को, और कैसे उससे पैसा वसूला जाए, उसकी समाधान को निकालने के लिए किया गया है। ठीक है, तो भारत के जितने भी बड़े लेंडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि 50 करोड़ या उससे अधिक के अगर लोन अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे एट फास्ट हल करें और कैसे उससे पैसे को वसूलें। तो यह एक 50 करोड़ या उससे ऊपर की दबाव युक्त परिसंपत्तियों, यानी स्ट्रेस्ड असेट्स का जो सहकारी सहसंघ उधारी के अंतर्गत आता है, अधिक तेजी से समाधान करने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किया गया है। तो इसमें आप डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू हुआ? ये 2019 का प्रश्न है। देखिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है वो वास्तव में जो जीडीपीआर है, इसको हम जीडीपीआर कहते हैं बोलचाल की भाषा में। जीडीपीआर समझौता जो है वो बेसिकली नागरिकों की जो डेटा है उसको, जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी जानकारियों को संरक्षित करने के लिए अपनाया गया एक कानून है, जो कि यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ के नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए और उसके आंकड़ों की जानकारी के लिए सुरक्षित करने के लिए लागू किया था। ठीक है, और ये बहुत ही कठोर कानून है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें सही जवाब है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ इसके लिए एग्रीमेंट करके कानून बनाया है इसका, यूरोपीय संघ ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है? ठीक है, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि ये बताता है कि किसी भी देश में व्यापार को करना, व्यापार को एस्टैब्लिश करना, उसको रन करना और वाइंड अप करना, ये तीनों एस्पेक्ट्स कितने सुगम है, कितने बेहतर है, कितने आसान है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें से इसका भाग उप सूचकांक नहीं है। तो देखिए,
कानून व्यवस्था बनाए रखना इसके उपसूचकांक का हिस्सा नहीं है, जबकि कानून करों का भुगतान इसका हिस्सा है। संपत्ति का पंजीकरण करना इसका हिस्सा है और निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना भी इसका हिस्सा है। तो इसमें सही जवाब है ए। अगर आप देखेंगे तो इसके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके सब पार्ट्स या सब कंपोनेंट्स क्या है? व्यवसाय शुरू करना, निर्माण अनुज्ञा प्राप्त पत्र की प्राप्ति करना, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण, क्रेडिट प्राप्त करना, पूंजी निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान, सीमा के पार का व्यापार, अनुबंधों को लागू करना और दिवालियापन का समाधान करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्टैब्लिशमेंट, रनिंग और वाइंड अप, इन तीनों के लिए जो प्रावधान करते हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। दूसरा, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, और ये प्रश्न 2018 का है, तो पिछले 5 वर्ष इसी रेफरेंस में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जितना घरेलू खाद्य उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा हमने खाद्य तेलों का आयात किया है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आयातित खाद्य तेलों की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है हमारे घरेलू खाद्य तेल के उत्पादन में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए सरकार आयात तो जरूर करती है, लेकिन आयात जो है वो आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आयात शुल्क है वो लिया जाता है। करीब अगर हम 2018-19 का बजट देखें, 18 का चूंकि प्रश्न है, तो उस दौरान जो है आयात शुल्क करीब 35% लिया जा रहा था, जो कि उसके पहले 20% था। तो आयात शुल्क तो लिया जाता है, तो यह गलत है। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, आप इसमें ए लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कभी कभी, क्वेश्चन नंबर 22 है, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? हमारे देश की सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देश को निर्यात करने से, और विदेशी शिक्षा संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति से। देखिए, जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो घरेलू अंश आवश्यकता है, इस श्रेणी को जवाहरलाल नेहरू नेशनल सौर मिशन में 2010 में शुरू किया गया था और कहा गया था कि जो आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जो सोलर प्लांट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको आप मेंटेन करेंगे, उसमें घरेलू कंटेंट की आवश्यकता भी आपको होगी, घरेलू कंपोनेंट भी आपको लागू यूज करने पड़ेंगे, घरेलू अंश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो ऊर्जा मंत्रालय है, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। तो वास्तव में इसका सही जवाब है ए, ये सौर शक्ति उत्पादन के विकास करने से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और पॉइंट नंबर 2, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है, केंद्रक अभिकरण है। तो देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो है वो बेसिकली बौद्धिक संपदा वे चीजें हैं जो मानव बुद्धि की क्रिएशन है, जैसे कि कलात्मक, साहित्यिक, तकनीकी या वैज्ञानिक रचना, इसको हम बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो यह बिल्कुल सही है कि भारत ने इन दोनों समझौतों के नियमों को कार्यान्वित करने के लिए ही राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार संपदा नीति, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अपनाया था। दूसरा पॉइंट जो ये कह रहा है कि भारत में इसका जो रेगुलेशन करने की नोडल एजेंसी है वह है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। देखिए, जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है वह इसका रेगुलेशन करता है और इसके विनियमन की
जो क्रियान्वयन है उसकी भी देखरेख करता है। तो यह इसकी एक नोडल एजेंसी है। यह स्टेटमेंट भी सही है। पहले इसको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और वर्तमान में इसको आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम बदल गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जो आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। नंबर 2, वर्तमान में इसके लिए कॉर्पस रुपए 4 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि, यह वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है बड़े पैमाने पर, उसको करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसको जो है एक करीब 28 दिसंबर को 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यह जो इंस्टीट्यूशन है, जो निधि है, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जो कि अवसंरचनात्मक निवेश के लिए फंडिंग करती है। तो यह नीति आयोग का अंग नहीं है, बल्कि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। इस राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। 40,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, कॉर्पस फंड है, वो मेंटेन किया गया था, न कि 4 लाख करोड़ का। तो यह स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें 40,000 करोड़ की एक कॉर्पस फंड को बनाया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो आप बताएंगे ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है या हुए हैं। नंबर 1, जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया है। नंबर 2, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। नंबर 3, एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ गया है। ये पॉइंट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद क्या घटना घटी है। तो अगर हम देखें, पहले पॉइंट को देखें, जो ये कह रहा है कि जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया है, तो लगातार आप 1991 के बाद अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो लगातार कम हुआ है। ठीक है, इसमें लगातार कमी आती गई है। प्राइमरी सेक्टर लगातार डाउनफॉल देख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो भारत के ऑटो पार्ट्स का जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, सर्विस सेक्टर है, इसके निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है विश्व व्यापार में, यह सही है। तीसरा, एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया है। ठीक है, तो जब से आपने रेगुलेट किया, एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, उससे भारत में एफडीआई का फ्लो बढ़ा है। यह एक तकनीकी रूप से भी सही तथ्य है और बहुत तेजी से यह बढ़ा है। ठीक है, एफडीआई और एफपीआई दोनों। चौथा, विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ा है। अगर फॉरेन ट्रेड रिजर्व की, फॉरेन करेंसी रिजर्व की बात करें तो भारत रिकॉर्ड लेवल पर फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करिए, तो ऑप्शन बी आप लगाएंगे। 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को कर लिया। आगे अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।